हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किया था जो कि अपने को फिजिक्स में यूज आने वाला है, उसी की बात की थी हमने। ज़्यादा डिटेल में आप इंटीग्रेशन अपने 12th क्लास के फिजिक्स मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया हुआ था इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट रूल डिस्कस किए हुए थे कि कोई भी फंक्शन दिया गया है उसको डिफरेंट डिफरेंट रूल के करस्पॉन्डिंग हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ था रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि कोई फंक्शन दी गई है तो कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली जाए, उसमें कुछ फंक्शन जो दी गई होगी वो फंक्शन दिया गया हो, फंक्शन के अंदर में कुछ फंक्शन दिया गया हो, और जो अंदर में फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने को बाहर में दिया गया हो। तो जो फंक्शन अंदर में दिया गया उसको कुछ एज्यूम कर लेते थे और इसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करते थे। क्लियर? क्या सेकंड मेथड डिस्कस की थी हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस किया था, जिसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल, वैसा ही इंटीग्रेशन में हमने प्रोडक्ट रूल की बात की थी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है और तब हमें इंटीग्रेट करना है तो किस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? क्या ये पॉइंट डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से दिया गया जिसको कि डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया हो उसको किसी डिफरेंट फॉर्म में उसको डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जो फंक्शन दिया गया अपने को उस फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो उस फंक्शन को किसी डिफरेंट फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे जिससे कि उसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। उसको हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको मालूम है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की यूनिक वैल्यू होगी। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो दो लिमिट की बात करेंगे, किन दो पॉइंट के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है। आगे समझेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होने वाली है। ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना। अगर हमारे पास क्वांटिटी जो है डिस्क्रीट क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी डिस्क्रीट है उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यूज है, तो उनको ऐड करने को हम लोग डायरेक्टली समेशन बोलते थे। लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है, तो उनको ऐड करने को हम लोग समेशन न बोल करके उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोल रहे थे। क्लियर? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम लोग ऐड करने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपने को लिमिट के साथ। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहां तक ऐड करना है ये हमें नहीं मालूम था, हमें ऐड करना है ये मालूम था अपने को। क्लियर? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहां तक ऐड करना है, कहां से स्टार्ट करके कहां तक लास्ट करना है ये नहीं मालूम था। डेफिनेट इंटीग्रेशन में किन दो पॉइंट के बीच में ऐड करना है ये हमें मालूम है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होनी चाहिए और लास्ट पॉइंट ये होना चाहिए, ये हमें मालूम होगा। फिर से मैं बोलता हूं, जैसे मान लिया जाए कि अपने पास एक रॉड दे दी जाए, रॉड की लेंथ बहुत ही लार्ज हो, उसको बहुत ही स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए और उसको ऐड करने की बात की जाए, तो अगर उसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर तो कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ लास्ट हो गई ये अपने को नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जबकि अगर मान लिया जाए कि हमें मालूम हो कि x = 3 से लेकर के x = 10 तक अपने को ऐड करना है सारे पार्ट्स को, तो उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला करेंगे। क्लियर? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने को एक लिमिट मालूम होनी चाहिए, एक लिमिट मालूम होनी चाहिए। कौन सी लिमिट, कहां से कहां तक हम लोग उसको ऐड करने वाले हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे कोई फंक्शन समझा जाए तो इसको, ये कोई फंक्शन दिया गया है f of x dx, f of x dx एक फंक्शन दिया गया है, तो इसको इंटीग्रेशन करने की बात करते, तो ये इंटीग्रेट कर दिया तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ फंक्शन आ जाएगा, कुछ फंक्शन आ जाएगा। उसको लिख देता हूं मैं, कैपिटल f of x प्लस एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमने ऐड किया हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमने ऐड किया हुआ, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे यहां पर f of x dx का इंटीग्रेशन कैपिटल f of x लिखा है हमने, कोई फंक्शन लिख दिया हमने, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये है। क्लियर?
इसी इंटीग्रेशन को, अगर इसी इंटीग्रेशन को प्रॉपर लिमिट के साथ कि इस पॉइंट से लेकर के इसी पॉइंट तक अपने को सम करना है, ऐड करना है, तो वैसे इंटीग्रेशन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, इसी फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक्स की वैल्यू अपने को मालूम होनी चाहिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ से लास्ट कर रहे हैं। सिंस समेशन लिखा गया है, एस लिखा गया, एस लिखा गया है क्या, ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर एक्स की स्टार्टिंग वाली वैल्यू और यहाँ पर एक्स की लास्ट वाली वैल्यू, अगर एक्स इसका इनपुट है तो एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी लिख दिया हमने। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हमने ऐसा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, अगर ऐसा हमने इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो इसको बोल रहे हैं लोअर लिमिट। मैं यहीं लिख देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट। सेम ही फंक्शन दिया गया, सेम ही फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन दो पॉइंट फिक्स हो गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स हो गए। ये लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर में, ये अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर क्या? तो ये वाली कुछ वैल्यू आएगी, फिर से वही वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ इंटीग्रेशन तो वही आएगी, प्लस ऑफ सी, और इसकी वैल्यू पुट करने को, देखे कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखे कैसे मैं लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू पुट करनी हुई कहाँ से कहाँ तक, मैंने इसको बिग ब्रैकेट में लिख दिया, और कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू b पुट कर देंगे फंक्शन में, तो एफ ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। ध्यान दें तो c वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी अपने को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर क्या? इसका मतलब ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, आगे चल करके हम लोग ये x लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इनपुट दिया जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी की हमें लिमिट पुट करनी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको लिखेंगे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन आया एफ ऑफ एक्स, सी वाला टर्म कैंसल आउट हो जा रहा है इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, पहले x की वैल्यू b पुट करेंगे इस फंक्शन में जो भी इसका इंटीग्रेशन आया हुआ है, माइनस फिर से उसकी वैल्यू को a पुट करेंगे। यानी कि फंक्शन की जो इंटीग्रेशन आया, इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन आई, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल टू बी पर, x इक्वल टू ए पर, और दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट वाले के करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपर लिमिट में जो वैल्यू आई होगी उसमें से लोअर लिमिट वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही हो जाएगी अपने पास, यही हो जाएगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आई हुई है, अब एफ ऑफ बी जो होगी कुछ वैल्यू देगी, एफ ऑफ ए भी कुछ वैल्यू देगी, क्योंकि एक्स तो अब यहाँ पर टर्म रहा नहीं, जो भी एक्स थी अपने पास उस एक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया उसमें बी के इक्वल, एक्स इक्वल टू बी पुट कर दिया, तो ये एक वैल्यू देगी, ये वाली भी एक वैल्यू आएगी, यानी कि अब इन दोनों का डिफरेंस भी एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा। जबकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट टर्म होती थी, यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। क्लियर? तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऐसा नहीं आ रहा है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक यूनिक वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो यूनिक वैल्यू वाला इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हैज यूनिक वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन हैज यूनिक वैल्यू। हैज यूनिक वैल्यू। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं तो कि क्या मैं बोल रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे समझ रहे थे हम लोग। सबसे पहले तो सिंपल से एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2x dx। फिर से मैं समझ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि अपने को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर ऐसा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो इसको मैं लोअर लिमिट बोलूंगा, यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपर लिमिट को, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपर लिमिट को, और यहाँ पर फंक्शन दी गई है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो भी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा
जो भी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कुछ भी आ सकता है, मैं लिख सकता हूँ कि जेड आ गया, जेड ऑफ एक्स आ गया, तो जेड ऑफ एक्स आ गया, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक हम लोग पुट करेंगे, इसको लिखेंगे जेड ऑफ बी माइनस ऑफ जेड ऑफ ए, जो भी फंक्शन आ जाए, इसका जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो भी फंक्शन आया, उस फंक्शन x का फंक्शन होगा, उस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ करना है अपने को x dx। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। c लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सिंस c कैंसल आउट हो जा रहा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग c की बात करेंगे ही नहीं। सिंस अपर लिमिट फाइंड करनी है, अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई, उसके बाद लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है, और सिंस दोनों में कांस्टेंट टर्म होगा तो दोनों c कैंसल आउट हो जाएगी। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है अपने को? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया जाए, इसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पहले तो कर लिया जाए। तो x dx कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, x इक्वल टू 1 to 2, तो 1 से 2 तक। ये 2 तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन उसको हमने बाहर कर लिया, अपने को बिग ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। किसकी लिमिट, x की लिमिट। तो पहले 2 पुट कर दिया जाए, अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग पहले वैल्यू तो 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग 1 स्क्वायर। क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है अपने को? तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 स्क्वायर 4 हो गई, माइनस 1 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो एक वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म होता था जिसकी वैल्यू मालूम नहीं होती थी, वो इनडेफिनिट। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन, कोई पर्टिकुलर डेफिनिट वैल्यू, डेफिनाइट वैल्यू यहाँ पर है। वैसे ही जैसे इस एग्जांपल की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, साइन ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको पहले तो लिख दिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स लिख दिया हमने, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। आ रहा है क्या समझ में, 0 से लेकर के π/2 तक। माइनस तो कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो कॉस ऑफ एक्स लिख दिया हमने, 0 से लेकर के π/2 तक। तो क्या करें हम लोग, माइनस ऑफ पहले कॉस ऑफ π/2 माइनस इसके बाद कॉस ऑफ 0, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, कॉस π/2 0 होती है और कॉस ऑफ 0 1 होती है। सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस ऑफ 1 आ जाएगी। तो क्या इसका एक्चुअल मीनिंग होगा, ये सब आगे समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे इसका बात कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यूज है फिजिक्स में। जब भी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करना चाहेगा तो वो वेरिएबल क्वांटिटी मेंटेन करेगा, वेरिएबल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेगा उसमें। जैसे अपने को मान लेते हैं कि दो मासेस के बीच में फोर्स फाइंड करनी हो, तो एक मास की जो मास डेंसिटी होगी उसको वेरिएबल बना देगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो उस केस में अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करनी होगी। क्लियर? समझेंगे आगे तो लिमिट की बात करनी होगी, समझेंगे वो सारे पॉइंट समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सा लिखते हैं, पहले तो सिंपल सा लिख लेते हैं इसको। अपने को मालूम है कि इसको हम लोग पार्ट वाइज कर सकते हैं, तो 4x³ इंटू dx लिख दिया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx लिख दिया, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx लिख दिया, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx लिख दिया। क्लियर? सबके लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 तक। क्लियर? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इंटीग्रेट कर ले, इसके बाद आप लिमिट पुट करें। मैं यहाँ पर सिर्फ पार्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 4 तो कांस्टेंट नंबर, इंटीग्रेट करना होगा अपने को x³ dx का, माइनस ऑफ 3 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना होगा x² dx का, प्लस 2 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना होगा x dx का, प्लस 5 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना होगा 1 dx का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1 तक। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 4x³ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, लिमिट 0 से 1 तक, माइनस 3x² x³/3 हो जाएगी, लिमिट 0 से 1 तक, प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगी,
लिमिट 0 से 1 तक प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा लिमिट 0 से 1 तक। वैल्यू पुट करते हैं हम, ध्यान दे। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। बचेगा क्या अपने पास x टू द पावर 4, लिमिट पुट करनी है 0 से 1 तक, माइनस एक्स क्यूब, लिमिट पुट करनी है 0 से 1 तक, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, प्लस 5x, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। लिमिट पुट करनी है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो पहले पुट कर लेते हैं इसको, 1 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4 माइनस 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5, एक्स की वैल्यू 1 माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 5, ये कैंसल आउट कर देगा 1 को, आंसर आ जाएगी अपने पास 6। क्लियर क्या? तो ये हो जाएगी अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इस फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू, ऐसा स्टेप मैंने सिर्फ एक बार एक्सप्लेन किया है, आप डायरेक्टली भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ये वाला टर्म भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली हमें मालूम है कि यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे तो 4 डायरेक्टली आप ये वाला, ये दोनों लाइन नहीं लिख करके डायरेक्टली भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट करना है और उसकी वैल्यू को अपर लिमिट को पहले पुट कर देना है, माइनस ऑफ अपर लिमिट पर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, लोअर लिमिट पर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट वाले वैल्यू को माइनस कर लेना है। और भी एग्जांपल समझो, जैसे अपने को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, साइन स्क्वायर एक्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि साइन स्क्वायर एक्स को हमें कन्वर्ट करना होगा ऐसे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना होगा जिसका इंटीग्रेशन करना ईजी रहे। तो क्या किया था हमने कि अपने को दी गई थी कि हमें मालूम है कि 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये डिस्कस किया था हमने, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो रही थी। 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होती थी वो 1 माइनस कॉस 2x, और इसी में डिस्कस किया गया था कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x जो होती है वो 1 प्लस कॉस 2x होती है। क्लियर क्या? तो इन दोनों फंक्शन का यूज करते, साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग इसी फंक्शन का यूज करते, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिमिट 0 से पाई बाई 2 दी गई है, तो 0 से पाई बाई 2 पुट कर दिया, 0 से पाई बाई 2 पुट कर दिया, लिमिट में कोई चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन किया है हमने। आगे अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, इसको 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 नीचे में कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा अपने को 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, इसी का इंटीग्रेशन करना होगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक। ये क्या हो जाएगी 1/2, इसको पार्ट वाइज कर लूँ मैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया dx को, dx हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करना होगा कॉस ऑफ 2x dx का। लिमिट पुट करूं मैं कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। क्लियर क्या? सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट पुट किया जाए कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 माइनस कॉस 2x का, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होती थी तो साइन ऑफ 2x हो गया, और x के मल्टीप्लिकेशन में x का जो कोफिशिएंट है 2 है तो 2 से अपने लोग डिवाइड करेंगे। मालूम है कि इंटीग्रेशन में अगर लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करना होगा इंटीग्रेशन के केस में, तो 0 से पाई बाई 2 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 1/2 तो कॉमन है ही, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 1/2 यहाँ से कॉमन, साइन ऑफ 2x है तो साइन 2 और x की वैल्यू कितनी पाई बाई 2 माइनस 0 पुट करना है तो साइन ऑफ 2 इंटू 0, ऐसा आ जाएगा क्या? वैल्यू पुट करते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 ये पाई बाई 2 हो गई माइनस 1/2, ये कितना हो गया देखे तो 2 कैंसल आउट, साइन पाई हो गई, और ये कितना हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, यानी कि ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो
तो बचेगा क्या सिर्फ अपने पास पाई डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। क्लियर। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। क्लियर आ रहा है क्या समझ में ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट अपने को क्लियर है। क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं। तो अपने को इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अपने को मालूम हो तो ये जो फंक्शन आया था अपने को याद है क्या कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगी जो वो साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगी। लिमिट पुट करने से 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तो क्या हो जाएगी, पहले 1 पुट कर दिया तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने को मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर x दिया गया तो थीटा इक्वल टू लिखते थे हम लोग साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स 1 जो है वो y के इक्वल रहा होगा। तो क्या लिख सकता हूँ साइन y किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी, यहाँ से मालूम हो गया कि y की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 2 हो जाएगी। 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है, इसलिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, सिंस अपने को मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो वो रिप्रेजेंट करता है एक एंगल की वैल्यू को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और साइन की वैल्यू 1 तब होती है जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए। तो साइन इनवर्स 1 जो हो जाएगी वो पाई बाई 2 हो गई। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री एंगल पर, 0 रेडियन पर, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगी। साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगी। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर आ जाएगी अपने पास पाई डिवाइडेड बाई 2। तो डायरेक्टली हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं और डायरेक्टली ही वैल्यू को, डायरेक्टली ही जो भी लिमिट दी गई है अपने को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उस वैल्यू को हम लोग पुट कर दे रहे हैं। अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लोअर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन आया हुआ है उस फंक्शन के ऊपर। और इसके बाद अपने को वैल्यू, दोनों वैल्यू को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन दिया गया है अपने को। फिर से मैं एक बार लिख दूं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ था कि z कोई फंक्शन आ रहा है, z ऑफ x कोई फंक्शन आ रहा होगा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। तो क्या कर रहा हूं हम लोग, z ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कहां पर, x इक्वल टू बी पर, माइनस कर रहे हैं z ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कहां पर, x इक्वल टू ए पर। तो इसी को लिख दिया था हमने कि z ऑफ b माइनस ऑफ z ऑफ ए कर रहे हैं हम लोग। क्लियर क्या? तो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करने का कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड किया जाए और फिर उसको वैल्यू पुट किया जाए। तो कुछ मैं होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे ये सारे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx 1 से 3 तक, लिमिट जो है x की लिमिट पुट की गई है। सेकेंड क्वेश्चन वैसे ही लिमिट जो है -2 से 3 तक। फोर्थ क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, x की लिमिट जो है 2 से 4 तक। यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करना है वो 1/x dx का, तो 1/x, तो ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। तो ln x के करस्पॉन्डिंग ए वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी, लिमिट 1 से e तक है। क्लियर? वैसे यहाँ पर फंक्शन दी गई अपने को, स्क्वायर रूट वाली फंक्शन दी गई, तो 19 + 4x। आप खुद से सोचेंगे इसको, आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करके सोच सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करके सोच सकते हैं। क्लियर? x की लिमिट दी गई, ध्यान देंगे कि ये x की लिमिट दी गई 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक x की लिमिट दी गई है। क्लियर? वैसे ही ये वाला क्वेश्चन दिया गया e टू द पावर -x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करने आएगा अपने को। e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x का e टू द पावर -x, और x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 से डिवाइड कर दिया और लिमिट पुट कर देंगे -4 से -2 तक। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, e टू द पावर -2 e टू द पावर -4। सॉल्व करेंगे तो
ये ई स्क्वायर हो जाएगी, ये ई टू द पावर 4 हो जाएगी, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर 4 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगी, ये फाइनल आंसर आ जाएगी। वैसे ही साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई से प्लस पाई में, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 से प्लस पाई बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 4। टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दें तब इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, तब इसको इंटीग्रेट करना इजी हो गया। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया हमने, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। वैसे एल एन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एल एन एक्स का लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे। पहले तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे और फिर से फाइनल लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुई अपने पास। ये किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। आगे क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन होने वाला है, और इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करेंगे। कोई भी हमने एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, क्या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होती है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कोई भी ग्राफ दिया गया है उसकी एरिया वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकती है। हमारे सिलेबस में हम लोग इंटीग्रेशन जो यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में एरिया की बात कर रहे होंगे, बहुत ही कम केस में वॉल्यूम की बात करेंगे, क्लियर क्या। तो आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जय भारत।